के इस पार्ट में हम मेनली कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपका सेकेंड चैप्टर है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, मेनली डेरिवेशंस वगैरह क्या आते हैं उसको हम सॉर्ट आउट करने जा रहे हैं। ठीक है, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को बताने जा रहे हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। तो पोटेंशियल का डेफिनेशन जनरली नहीं आता है, बट कभी कभी पूछा जा सकता है, नहीं तो नहीं आता है। तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू जब पॉइंट चार्ज की बात करेंगे तो आपको याद होगा V इक्वल्स टू होता है KQ/R। फिर इसके बाद आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल में जब देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, तो इसमें 3 केस है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, इसमें ना 3 केस है। ठीक है, फर्स्ट जो आपका एट एक्सियल पॉइंट, दूसरा है एट इक्वेटोरियल पॉइंट, और तीसरा है आपका एट एनी जनरल पॉइंट, एनी जनरल पॉइंट। ठीक है, और एक्सियल पॉइंट पे इसका जो रिजल्ट आता है बाबू वो होता है V इक्वल्स टू KP/R², इक्वेटोरियल पॉइंट पर 0, और इस पे आता है KP cos θ/R²। ठीक है, इसके बाद हम लोग जब आगे मूव करेंगे तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिलेशन बिटवीन, ये 2 मार्क्स में क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, रिलेशन बिटवीन एक इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये रिलेशन क्या है पता है, E इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ dV/dr। ये 2 मार्क्स में डेरिवेशन का आता है, इसको देख लीजिएगा। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक पढ़ना है आपको, इक्विपोटेंशियल सरफेस। देखो इक्विपोटेंशियल सरफेस से अक्सर ऑब्जेक्टिव बनाते हैं, और ऑब्जेक्टिव क्या बनता है तो वही बताएं। 2 क्वेश्चंस यहाँ से मेनली बनता है ऑब्जेक्टिव में, कि पहला है कि व्हाट इज द वर्क डन इन केस ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, मतलब व्हाट इज द वर्क डन टू कैरी अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो याद रखिएगा इक्विपोटेंशियल सरफेस में वर्क डन जो होता है वो 0 होता है। और दूसरा जो क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एंड इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच में कितना एंगल बनता है। तो याद रखिएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, इसके बाद हम लोग मूव करेंगे कैपेसिटेंस में। तो कैपेसिटेंस का बेसिक कंसेप्ट जो हम लोग पढ़ते हैं, Q इज इक्वल्स टू क्या, CV। ठीक है, Q इक्वल्स टू CV। यहाँ से इसके बाद सीधा इसका यूनिट पे आता है कि कैपेसिटेंस का यूनिट क्या होता है, तो फराड होता है। फराड जो है वो काफ़ी लार्जर यूनिट है, इसलिए हम लोग जनरली माइक्रो फराड, मिली फराड, पिको फराड ये सब हम लोग यूज़ करते हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है वो बनता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसको एकदम कर लीजिएगा, ये मान के चलो आ ही रहा है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है ना, इसका कैपेसिटेंस फाइंड करने को देता है, आता है A/0/d। इसके बाद ये भी बहुत बार पूछा जाता है कि ऑन विच फैक्टर द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डिपेंड्स। तो किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है देख लो, एरिया पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मेटेरियल पे डिपेंड करता है, और सेपरेशन बिटवीन प्लेट पे डिपेंड करता है। इसके बाद मूव करेंगे तो फिर आपसे पूछा जाता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस पर नॉमरिकल आता है भाई, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस पर नॉमरिकल आता है, सीरीज एंड पैरेलल। ठीक है, फिर हम लोग जब आगे मूव करेंगे तो आपको पढ़ना है कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर व्हेन डाइलेक्ट्रिक इज इंसर्टेड, व्हेन डाइलेक्ट्रिक इज इंसर्टेड। अगर याद होगा इसका रिजल्ट आता है A/0/d - t+t/k। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है अक्सर, यही कैपेसिटर इस चैप्टर से इतना ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आते हैं। इसके बाद अगर हम थर्ड चैप्टर की बात करें, मीन्स करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो देखो करंट इलेक्ट्रिसिटी से डेरिवेशन ज़्यादा नहीं है, करंट इलेक्ट्रिसिटी से ज़्यादातर आता है तो वो क्वेश्चन आता है। और क्वेश्चन क्या आता है तो सबसे पहले बहुत सारा क्वेश्चन आपका करंट से ही आता है कि करंट फाइंड करना है। अगर चार्ज दिया है, करंट फाइंड करना है, तो करंट का फार्मूला देख लें कि क्या क्या होता है। तो करंट का फार्मूला है I = Q/T। हम लोग Q = जानते हैं NE/T। साथ ही साथ अगर हम लोग इसको लें 1/T को अगर टाइम पीरियड मान लें तो NEF भी हो जाएगा।
फिर साथ ही साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। इन केस ऑफ हाइड्रोजन एटम जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है तो I इक्वल टू फार्मूला आता है EV/2πr, करंट से क्वेश्चन आता है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो ओम्स लॉ है, ओम्स लॉ भी क्वेश्चन, ओम्स लॉ रेजिस्टेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, हालांकि इस बार आपके सिलेबस में नहीं है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, उस पर भी क्वेश्चन आते थे सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन पे। इसके बाद फिर हम आगे अगर मूव करें तो सीधा जो इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है वो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये एकदम मान के चलिए आ रहा है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और दूसरा डेरिवेशन है आपका रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। रिलेशन याद होगा I इज इक्वल टू VDE/NA, बीना जिसको हम लोग बोलते हैं, I इक्वल टू बीना करंट VDE/NA, और इसी बेस पे हम लोग रेजिस्टेंस का वैल्यू लाएंगे, इसी बेस पे हम लोग रेजिस्टिविटी का वैल्यू लाएंगे। रेजिस्टेंस आता था mL/NE² टाउ A, रेजिस्टिव आता था M/NE² टाउ। ठीक है, हाँ ठीक है। इसके बाद मूव करेंगे तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स पढ़ना, सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो वहाँ से देख लीजिएगा उसका डेरिवेशन क्या है सीरीज का, पैरेलल का, चूंकि मिक्स ग्रुपिंग जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट था, लेकिन वो अब आपके सिलेबस में पढ़ना नहीं है इस बार मिक्स ग्रुपिंग, तो उस पर हम करेंगे भी नहीं। इसके बाद फिर हम लोग सीधा मूव करेंगे तो इम्पॉर्टेंट पार्ट आपका एक हो जाता है किरचॉफ लॉ। तो किरचॉफ लॉ से न्यूमेरिकल फिक्स आपके एग्जाम में रहेंगे, 2 लॉ है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनता है। क्वेश्चन बनता है कि फर्स्ट किरचॉफ का जो फर्स्ट लॉ है वो किस कंजर्वेशन प्रिंसिपल पे बेस्ड है। तो किरचॉफ का फर्स्ट जो लॉ है जंक्शन लॉ, वो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर बेस्ड है, और सेकंड जो है किरचॉफ का सेकंड रूल वो आपका किस पे बेस्ड है। तो सेकंड रूल जो है वो आपका बेस्ड है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। ठीक है, इसके बाद फिर हम जब आगे मूव करें तो इसमें है एक टॉपिक वेटस्टोन ब्रिज। वेटस्टोन ब्रिज से भी क्वेश्चंस आते हैं, न्यूमेरिकल्स आते हैं। ठीक है, वेटस्टोन ब्रिज से न्यूमेरिकल्स आएंगे, आपके मीटर ब्रिज से भी न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो इसके बाद फिर हम लोग मूव करेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में देखिए इसमें बहुत सारा डेरिवेशन है। तो सबसे पहला जो डेरिवेशन है आपका वो बायट-सावर्त लॉ से है। बायट-सावर्त लॉ क्या है, तो बायट-सावर्त लॉ μ0/4π आइडियल sin θ/r²। इस पर क्वेश्चन भी आता है। इसका एक डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है जो मान के चलिए आएगा, इज ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर, है ना, ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर, जिसका रिजल्ट आता है B = μ0/4π I/A इंटू साइन φ1 प्लस साइन φ2। इसमें भाई क्या बनाएगा, इसमें 2 केस बनाता है, फॉर फाइनाइट वायर, फॉर इनफाइनाइट वायर, मतलब वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ और सेमी फाइनाइट वायर जिसको हम लोग कहते हैं। तो 2 केसेस इसमें बनेंगे। फिर हम लोग जाएंगे आगे बढ़ेंगे तो आता है इससे ये बायट-सावर्त लॉ से फिर आपका एक और एप्लीकेशंस है मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, है ना, जिसका रिजल्ट आपका आ जाएगा B = μ0I/2r। फिर इस पर एक क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सर एक्सियल पॉइंट पर देख लीजिएगा, सर्कुलर लूप के कारण इस एक्सियल पॉइंट पे इसका मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, है ना। उसके बाद फिर इसमें से एक आता है फोर्स का केस है, फोर्स कितना एक्सपीरियंस करेगा, F = QVB sin θ और F = ILB sin θ। और फिर आपका ये 2 करंट, इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाता है। यहीं पे आपका 1 एम्पियर को डिफाइन करने भी बोलेगा। ठीक है, तो और आपका ये क्वेश्चन भी आता है कि फोर्स ऑन 2 पैरेलल करंट कैरिंग वायर में, कि कब अगर पैरेलल करंट जा रहा है तो अट्रैक्ट होगा या रिपल्सन होगा, या एंटी पैरेलल जा रहा है तो अट्रैक्शन या रिपल्सन होगा, इसको देख लेना। इसके बाद इसमें से मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, वो आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर डायरेक्ट आ रहे हैं। फिर कन्वर्सन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर एंड इनटू अमीटर, कैसे हम कन्वर्ट करेंगे गैल्वेनोमीटर को अमीटर में और वोल्टमीटर में। तो यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाता है कि आइडियल अमीटर का रेजिस्टेंस कितना होगा, आइडियल वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस कितना होगा, साथ ही साथ वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होगा और करंट सेंसिटिविटी क्या होगा। ठीक है, फिर जब हम लोग इसके बाद का चैप्टर की बात करेंगे
तो मैग्नेटिज्म एंड मैटर, तो मैग्नेटिज्म एंड मैटर में आप डाई पारा फेरो का प्रॉपर्टीज को अच्छे से कर लीजिए, डाई पारा फेरो का प्रॉपर्टी को अच्छे से कीजिए, क्वेश्चंस वहीं से आते हैं, ठीक है। इधर का क्वेश्चन मेनली कम ही आता है, बट डाई पारा फेरो कर लीजिएगा, वहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। फिर जब हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में जाएंगे EMI में, तो EMI में क्या क्या इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो EMI में सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो फैराडे लॉ है, फैराडे का कितना लॉ है, 2 लॉ है, तो दोनों लॉ को अच्छे से देखिए। फर्स्ट लॉ से जो फैराडे का लॉ है वो बोलता है कि EMF इंड्यूस्ड होगा, तो उस EMF इंड्यूस्ड का वैल्यू क्या आएगा, वही E = -d∅dt, n टर्न्स है तो n d∅dt। इसके बाद फिर हम लोग आगे मूव कर जाएं इसमें, तो लेंज लॉ से क्वेश्चन आता है, ऑब्जेक्टिव आता है कि लेंज लॉ इज द कंसिक्वेंस ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, है ना, वो देख लीजिए। फिर इसमें से 2 ही डेरिवेशंस है भाई, एक है आपका सेल्फ इंडक्शन, दूसरा आपका म्यूचुअल इंडक्शन। कपलिंग फैक्टर देखिएगा, उससे न्यूमेरिकल्स आते हैं। हम लोग जब AC में मूव करेंगे, AC, हाँ EMI में इतना ही है, जब हम लोग AC में मूव करेंगे तो AC में क्या आता है, तो AC में सबसे पहले 2-3 डेरिवेशंस हैं, स्टार्टिंग में ही है। जैसे एवरेज करंट फॉर कंप्लीट साइकिल क्या होगा, 0 होगा। एवरेज करंट फॉर हाफ साइकिल क्या होगा, 2/πI0 होता है। एवरेज EMF फॉर हाफ साइकिल क्या होगा, तो 2/πI0 होता है। इसके बाद फिर आता है RMS वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू का डेरिवेशंस भी दे सकता है, अदरवाइज वहाँ से क्वेश्चंस उठाता है, ठीक है। तो सिंपल याद रखिएगा कि IRMS का वैल्यू जो होता है वो होता है I0/√2, या ERMS का जो वैल्यू है वो होता है E0/√2, ठीक है। इसमें जब RMS का वर्क हम लोग जब करते हैं तो नाम है RMS, लेकिन काम उल्टा करते हैं। पहले हम लोग स्क्वायरिंग का काम करेंगे, फिर हम लोग मीन फाइंड करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग रूट लगाएंगे। इसके बाद देखिए यहाँ से कंप्लीट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन रहे हैं, ऑब्जेक्टिव बनते हैं प्योर रेजिस्टिव सर्किट में, कि प्योर रेजिस्टिव सर्किट में अगर E का इक्वेशन, मतलब वोल्टेज का इक्वेशन E0 sin ωt है, तो I का इक्वेशन क्या होगा, तो I का होगा बाबू I = I0 sin ωt। तो इसमें क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इन प्योर रेजिस्टिव, तो इसका रिजल्ट होगा 0, दोनों सेम फेज में चलता है। फिर आता है इंडक्टिव सर्किट, भाई तो इंडक्टिव सर्किट में क्या होगा, तो इंडक्टिव में E का इक्वेशन है E0 sin ωt, तो I का इक्वेशन होता है I0 sin ωt - π/2। मतलब इसमें जो करंट है इंडक्टिव सर्किट में, जो करंट है वो वोल्टेज से 90 डिग्री लैग करता है, पीछे चलता है। तो बोलता है कि व्हाट इज द फेज डिफरेंस, यहाँ फेज डिफरेंस क्या होगा, तो फेज डिफरेंस 90 का आ रहा है, 90 डिग्री होगा। यहाँ एक टर्म आएगा ωL, जिसको हम लोग कहते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस, यहाँ इसको हम लिखते हैं 2πfL = इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो XL इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछ रहा है, ठीक है, कि इसका ग्राफ क्या होगा। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन चला जाएगा, XL और इधर फ्रीक्वेंसी। फिर आता है कैपेसिटिव सर्किट भाई, तो कैपेसिटिव सर्किट में क्या होगा, E का वैल्यू है E0 sin ωt, I का वैल्यू क्या हो जाएगा I0 sin ωt + π/2। तो यहाँ भी फेज आपका 90 डिग्री का आ रहा है, लेकिन करंट जो है वो वोल्टेज से लीड करता है, आगे चलता है। यहाँ भी एक हमारा कैपेसिटिव रिएक्टेंस आता है XC, इसका वैल्यू है 1/ωc, XC = 1/2πfc, या XC इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू F, मतलब इसका जो ग्राफ जाएगा वो हाइपरबोलिक ग्राफ जाता है, ठीक। इसी में कभी कभी पूछता है कि फॉर DC की जब बात करें, डायरेक्ट करंट की बात करें, तो डायरेक्ट करंट का फ्रीक्वेंसी बाबू 0 होता है, तो XL कितना होगा, XL 0 हो जाएगा। लेकिन XC मतलब कैपेसिटिव इंडक्टेंस की बात करें तो फ्रीक्वेंसी 0 है, तो कैपेसिटिव इंडक्टेंस इसका इनफाइनाइट होगा। फिर हम लोग चलेंगे LR सर्किट, CR सर्किट, इक्वेशन बनाते जाएंगे। फिर आता है LCR सर्किट। LCR में भी रेजोनेंस कंडीशन की बात करता है कि रेजोनेंस में क्या होगा, तो याद रखिएगा रेजोनेंस में XL जो है वो XC के बराबर हो जाता है।
एक्सएल जो है वो एक्सी के बराबर होता है। तो सर्किट कैसा बिहेव करता है रेजोनेंस कंडीशन में, तो रेजोनेंस कंडीशन में सर्किट जो है वो प्योर रेजिस्टिव के जैसा बिहेव करता है। फेज डिफरेंस करंट और वोल्टेज के बीच में 0 होता है, साथ ही साथ करंट जो है वो मैक्सिमम होता है, पावर डिसिपेशन जो है मैक्सिमम होता है। और उसके बाद उस चैप्टर में 2 डिवाइसेस पढ़ने हैं आपको, एक है ट्रांसफॉर्मर। तो ट्रांसफॉर्मर कितना टाइप का है, तो एक स्टेप अप है, एक स्टेप डाउन है। तो स्टेप अप में क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी। फिर आपका पढ़ना है स्टेप डाउन में क्या होता है, तो सेकेंडरी में कम होगा नंबर ऑफ टर्न्स विथ कंपेयर टू नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी। उसके बाद एक पढ़ना है जनरेटर, एसी जनरेटर, ठीक है, एसी जनरेटर आपको पढ़ना है। तो एसी जनरेटर में क्या करेंगे, एसी जनरेटर सिंपल उसका देख लीजिए, डिवाइस है, करता क्या है, मैकेनिकल एनर्जी को अल्टरनेटिंग में करंट चेंज करता है, मतलब मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है। इसका थ्योरम, इसका प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल म्यूचुअल इंडक्शन पे वर्क करता है, ठीक है, ये सब देख लीजिएगा। इसके बाद EMW की बात करेंगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में मेनली जो आता है, सबसे पहले आपको डिस्प्लेसमेंट करंट देख लीजिएगा कि डिस्प्लेसमेंट करंट क्या है, और मैक्सवेल का 4 इक्वेशन वो एकदम याद होना चाहिए आपको। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सेकंड क्या है, गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म, थर्ड क्या है, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और फोर्थ आपका मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ। अच्छा, एक शायद छूट गया, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में एम्पियर्स लॉ भी देखिएगा, एम्पियर्स लॉ के हेल्प से हम लोग सोलेनॉइड को भी सॉल्व करते हैं, वो शायद छूट गया था, ठीक है। और EMI में एक टर्म छूट गया, मेथड्स ऑफ इंड्यूसिंग EMF या मोशनल EMF, जिसको मोशनल EMF छूटा, तो मोशनल EMF में सिंपल है, उसको भी देख लीजिएगा, वहाँ से करंट फाइंड करना है और वैसा कुछ है नहीं। और बाकी बात एक EMW से ये देखिएगा, EMW से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को देख लीजिएगा कि सबसे ज़्यादा मोस्ट एनर्जेटिक कौन सा है, तो गामा रे है, गामा रे जो है वो मोस्ट एनर्जेटिक है। और आपका फिर है वेवलेंथ सबसे ज़्यादा किसका होता है, फ्रीक्वेंसी किसका होता है, तो फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा गामा रे का होता है, वेवलेंथ सबसे ज़्यादा आपका ये सबसे लास्ट में रेडियो वेव का होता है, ठीक है। तो इतना क्वेश्चन कीजिए, उम्मीद है आपका एग्जाम में इससे बाहर क्वेश्चन ना जाए। थैंक यू।